5 बड़े नेता जिन पर चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमले हुए। आखिर हमले किसने किए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 पर आते हैं नरेंद्र मोदी जी। साल 2013 का वो दौर याद कीजिए जब देश में आम चुनावों की सियासी बिसात बिछाई जा रही थी और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तारीख थी 27 अक्टूबर 2013 और जगह थी बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। मौका था बीजेपी की बहुचर्चित हुंकार रैली का, जहां लाखों की संख्या के समय तक अपने नेता की एक झलक पाने और उनका भाषण सुनने के लिए जुटे हुए थे। मैदान में तिल धरने की जगह तक नहीं थी और सियासत की गर्माहट अपनी चरम पर थी, लेकिन मंच के पीछे खौफनाक साजिश की पटकथा लिखी जा चुकी थी। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने इस चुनावी हुंकार को मातम में बदलने के लिए पहले से ही गांधी मैदान और पटना जंक्शन के टॉयलेट में 18 से ज़्यादा आईईडी बम प्लांट कर रखे थे। पहला धमाका सुबह करीब 9:30 पर पटना रेलवे स्टेशन पर हुआ, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। लेकिन असली खौफनाक मंजर तो तब शुरू हुआ जब दोपहर के वक्त नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर रैली ग्राउंड के ऊपर मंडराने लगा और ठीक है उसी समय गांधी मैदान में एक के बाद एक 6 बम धमाके हुए। मंच के ठीक 100 मीटर के दायरे में काले धुएं का गुबार उठने लगा और लोहे के छर्रे हवा में तैरने लगे। रैली में मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आतिशबाजी का शोर है या मौत का तांडव। पूरा मैदान बारूद की गंध से भर गया था और चारों तरफ अफरा तफरी मचने वाली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े धमाकों के बाद तो कोई भी नेता अपना भाषण रद्द करके तुरंत सुरक्षित बंकर में भाग जाएगा, लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। नरेंद्र मोदी जी सीधे मंच पर पहुंचे और उन्होंने बिना किसी घबराहट के माइक संभाल लिया। उन्हें भली भांति पता था कि अगर उन्होंने जरा सी भी घबराहट दिखाई तो लाखों की भीड़ में भगदड़ मच जाएगी और हजारों निर्दोष लोग पैरों तले कुचलकर जान गंवा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चिर परिचित दहाड़ के साथ मंच से जनता को शांत करने की अपील की और पूरा भाषण ऐसे दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने शांति की अपील करते हुए सीधे जनता से संवाद साधा और माहौल को काबू में रखा। इस हमले में 6 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 80 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में जब NIA ने जांच की तो पता चला कि आतंकियों का असली मकसद नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाना और पूरे गांधी मैदान में भीषण भगदड़ मचाकर सैकड़ों लाशें बिछाना था। नरेंद्र मोदी जी के इस सूझबूझ भरे कदम ने उस दिन बिहार को एक बहुत बड़े कत्लेआम से बाल बाल बचा लिया। नंबर 4 पर आते हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी। साल 2003 का समय था जब आंध्र प्रदेश में TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू जी की सत्ता की कुर्सी पर काबिज थे और खुद को देश का सबसे आधुनिक और हाईटेक मुख्यमंत्री साबित करने के लिए जुटे हुए थे। उनका दावा था कि वो लैपटॉप और गवर्नेंस के दम पर नक्सलियों की कमर तोड़ देंगे और यही बात पीपुल्स वॉर ग्रुप यानी PWUG के नक्सलियों को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। तारीख थी 1 अक्टूबर 2003 और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी। चंद्रबाबू नायडू जी हर साल की तरह तिरुपति के प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सवम उत्सव में भगवान वेंकटेश्वर को राज्य सरकार की तरफ से रेशमी वस्त्र चढ़ाने के लिए काफिले के साथ निकले थे। दोपहर करीब 4 बजे उनका भारी भरकम VIP काफिला अलीपिरी की संकरी पहाड़ी घुमावदार सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही थीं और चंद्रबाबू नायडू जी अपनी सफेद बुलेट प्रूफ एम्बेसडर कार में पूरी तरह बेफिक्र बैठे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सड़क के किनारे पत्थरों और झाड़ियों के पीछे मौत घात लगाए बैठी है। नक्सलियों ने सड़क के नीचे 9 क्लेमोर माइंस छिपा रखी थीं, जिन्हें भारी मात्रा में IDX से लोड किया गया था। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू जी की कार उस तय बिंदु पर पहुंची, नक्सलियों ने बिजली के तारों से रिमोट दबा दिया और एक कान फोड़ू धमाका हुआ। धमाका इतना भयावह था कि 3 टन वजनी बुलेट प्रूफ एम्बेसडर कार जमीन से करीब 10 फीट ऊपर हवा में उछली और सड़क किनारे चट्टान से टकराकर उल्टी गिर गई। चारों तरफ धूल का बवंडर और बारूद का धुआं छा गया।
सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए क्योंकि कार के पर खच्चे उड़ चुके थे और किसी को यकीन नहीं था कि अंदर बैठा कोई इंसान जिंदा भी बचा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाले का बुलावा ना आए तब तक यमराज भी खाली हाथ लौट जाता है। बुलेट प्रूफ धातु की मजबूत चादरों ने विस्फोट के मुख्य झटके को काफी हद तक झेल लिया था। सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में कार का शीशा तोड़कर चंद्रबाबू नायडू जी को बाहर निकाला। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था, उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी और उनके बाएं हाथ में गंभीर फ्रैक्चर था, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। अस्पताल पहुंचते ही चंद्रबाबू नायडू जी ने इसे ईश्वर का चमत्कार बताया और ठीक होते ही इस हमले को अपने चुनावी अभियान का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। उन्होंने टूटे हाथ पर प्लास्टर बंधवाकर जनता के बीच रैलियां की और इसे लोकतंत्र का कायराना हमला करार दिया। नंबर 3 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। साल 1998 का वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अटल आडवाणी की जोड़ी के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना देख रही थी और 12वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार की आंधी चल रही थी। उस दौर में बीजेपी के लौह पुरुष कही जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे और दक्षिण भारत में कमल खिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। तारीख थी 14 फरवरी 1998 और तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कोयम्बटूर शहर के RS पुरम में लाल कृष्ण आडवाणी जी की एक विशाल जनसभा रखी गई थी। मैदान हजारों कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था और मंच पर स्थानीय नेता भाषण देकर भीड़ में जोश भर रहे थे। शाम के 4 बजे से ही लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन दक्षिण भारत की जमीन पर एक खूंखार आतंकी संगठन अल उम्माह ने ऐसी खूनी पटकथा तैयार की जो पूरे देश को हिलाकर रख देती। आतंकियों ने लाल कृष्ण आडवाणी जी के चुनावी मंच के ठीक सामने वाले साउंड बॉक्स में और पूरे कोयम्बटूर शहर के 11 अलग अलग व्यस्त इलाकों में सिलसिलेवार 12 शक्तिशाली IED बम छिपा रखे थे। उनका सीधा प्लान था कि जैसे ही आडवाणी जी मंच पर माइक पकड़ेंगे, ठीक उसी सेकंड उनके ठीक सामने रिमोट से धमाका कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर किस्मत का वो खेल देखिए जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को तिरुवनंतपुरम से फ्लाइट पकड़कर शाम 4 बजे तक कोयम्बटूर पहुंचना था, लेकिन उनकी उड़ान में अप्रत्याशित तकनीकी खराबी आ गई और फ्लाइट पूरे 1 घंटे की देरी से रवाना हुई। शाम के करीब 4:50 हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी का विमान अभी एयरपोर्ट पर लैंड ही हुआ था कि अचानक पूरा कोयम्बटूर शहर दहल उठा। एक के बाद एक 12 भयानक धमाके हुए, जिनमें से एक धमाका सीधे चुनावी मंच के महज कुछ मीटर की दूरी पर हुआ। मंच के पर खच्चे उड़ गए और मैदान में खड़े निर्दोष कार्यकर्ताओं और नागरिकों के चीथड़े हवा में उड़ गए। चारों तरफ लाशें बिछ चुकी थीं और पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। इस खूनी हमले में 58 मासूम लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी की फ्लाइट उस दिन 10 मिनट भी पहले लैंड कर जाती तो वो सीधे उस मौत के जाल में फंस चुके होते। राजनीति के जानकारों का कहना है कि उस दिन आडवाणी जी को सिर्फ उनकी किस्मत ने बचाया था और आतंकियों का ये खूनी दांव उनके अपने ही मंसूबों पर भारी पड़ गया। नंबर 2 पर आते हैं विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी और नंद कुमार पटेल जी। साल 2013 का वो खूनी दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में काली अक्षरों में दर्ज है, जिसे आज भी याद करके रूह कांप जाती है। छत्तीसगढ़ में 2013 के विधानसभा चुनाव सिर पर थे और 10 साल से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस पार्टी ने रमन सिंह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रखी थी। तारीख थी 25 मई 2013 और जगह थी बस्तर का बीहड़ जंगल, जिसे नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व बस्तर के सुकमा में एक सफल जनसभा करने के बाद करीब 25 गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ जगदलपुर की तरफ बढ़ रहा था। काफिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री 84 वर्षीय विद्याचरण शुक्ल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी और नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम आंदोलन चलाने वाले तेज तर्रार नेता महेंद्र कर्मा जी सवार थे। शाम के करीब 4 बजे काफिला दरभा घाटी की एक सकरी और बेहद खतरनाक सड़क से गुजर रहा था, जिसे झीरम घाटी कहा जाता है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घना जंगल था।
अचानक आगे चल रही गाड़ी के नीचे एक जोरदार आईईडी धमाका हुआ, जिससे सड़क पर 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और काफिला वहीं थम गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ भी पाता, पहाड़ियों में छिपे 300 से ज्यादा आधुनिक हथियारों से लैस नक्सलियों ने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के पास गोलियां कम पड़ गईं और वो एक एक करके शहीद होने लगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी घाटी गूंज रही थी। अब आप सोचिए कि उस मंजर में नेताओं की क्या हालत रही होगी। नक्सलियों का असली निशाना थे बस्तर का टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा जी। जब गोलियां चलने से बेकसूर कार्यकर्ताओं की लाशें गिरने लगीं, तो महेंद्र कर्मा जी ने अदम्य साहस दिखाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाहर आ गए। उन्होंने नक्सलियों से कहा कि जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, बाकी बेकसूरों को छोड़ दो। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा जी को घेर लिया और उनके साथ जो बर्बरता की उसे बयां करना भी इंसानियत को शर्मसार कर देता है। उन पर दर्जनों गोलियां दागी गईं और धारदार हथियारों से वार किए गए। इसके बाद नक्सलियों ने प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी और उनके युवा बेटे दिनेश पटेल जी को बंधक बनाया और जंगल में ले जाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल जी को कई गोलियां लगीं, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके मेनदाता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस एक ही हमले में 27 से ज्यादा नेताओं, सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं का कत्लेआम करके नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप का सफाया कर दिया था, जो आज भी भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। नंबर 1 पर आते हैं राजीव गांधी जी। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी के साथ हुआ यह हादसा न सिर्फ चुनावी इतिहास का, बल्कि आधुनिक भारत का सबसे दर्दनाक और दहला देने वाला राजनीतिक हत्याकांड है। साल 1991 में केंद्र की बीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकारें गिर चुकी थीं और देश में 10वीं लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हो रहे थे। राजीव गांधी जी 1989 की हार का बदला लेने और कांग्रेस को दोबारा पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने के लिए देश के कोने कोने में तूफानी चुनाव दौरे कर रहे थे। वो सुरक्षा प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना सीधे जनता के बीच घुस जाते थे, हाथ मिलाते थे और लोगों के दिए गए फूलों के हार स्वीकार करते थे। तारीख थी 21 मई 1991 और रात के करीब 10 बज चुके थे। तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में एक बड़ी चुनावी रैली रखी गई थी। राजीव गांधी जी का काफिला रैली स्थल पर पहुंचा और चारों तरफ से राजीव गांधी अमर रहे के नारे गूंजने लगे। लोग अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए लाल कालीन के दोनों तरफ कतार लगाकर खड़े थे। राजीव गांधी जी मुस्कुराते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे और सुरक्षा घेरा पूरी तरह से ढीला पड़ा हुआ था। भीड़ में से एक 17 साल की लड़की आगे बढ़ी, जिसका नाम धनु उर्फ थेनमुची राजनतनम था, जो श्रीलंकाई आतंकी संगठन लिट्टे यानी LTTE की मानव बम थी। उसने अपने सलवार कमीज के नीचे कमर पर 700 ग्राम से ज्यादा IDX विस्फोटक और स्टील के सैकड़ों छर्रों से बनी एक सुसाइडल बेल्ट बांध रखी थी। जैसे ही राजीव गांधी जी उस लड़की के करीब पहुंचे, उसने उनके पैर छूने का नाटक किया और झुकते ही अपनी कमर पर लगे डेटोनेटर का स्विच ऑन कर दिया। ठीक रात के 10:21 पर ऐसा भयंकर और कान फोड़ू धमाका हुआ कि 1 किलोमीटर दूर तक की जमीन कांप उठी। धमाके के साथ ही आग का एक विशाल गोला उठा और चारों तरफ इंसानी मांस के लोथड़े बिखर गए। विस्फोट इतना विध्वंसक था कि राजीव गांधी जी का शरीर पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस पल उनकी पहचान करना भी नामुमकिन हो गया था। उनके पहने हुए लोटों के जूते और कलाई में बंधी घड़ी से उनके पार्थिव शरीर की शिनाख्त की गई। इस आत्मघाती हमले में राजीव गांधी जी के साथ साथ एक महिला पुलिस अधिकारी और 15 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। श्रीलंका में भेजी गई शांति सेना यानी IPKF के फैसले का बदला लेने के लिए प्रभाकरण के लिट्टे संगठन ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। इस एक धमाके ने भारत के चुनाव इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और देश से उसका एक पूर्व प्रधानमंत्री और उभरता हुआ भविष्य हमेशा के लिए छीन लिया।